Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 4, continuation of electromagnetic induction chapter. Today we will solve numerical based on Lenz law. So last class में हमने Lenz law पे based numerical solve किए थे. आज भी हम Lenz law पे based numerical solve करेंगे and we'll see कि बेसिकली इस चैप्टर में और इस टॉपिक में हमें ना डायरेक्शन ऑफ करंट ही फाइंड आउट करना है. सो जो हमने लास्ट क्लास में किया था वैसे ये सेम टॉपिक है बट थोड़ा सा डिफरेंट है. सो लेट्स सी कि हमें क्या करना है. तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू ए बी एंड सी बी. यहां देखो ये ए बी एंड सी बी व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट. तो अभी ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले जस्ट आई मेंशन वन थिंग कि अगर आपने कोई कॉइल कंसिडर किया, जैसे सर्कुलर कॉइल, ठीक है. सो अब क्राइटेरिया ये होता है कि अगर कोई सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, करंट विल फ्लो आइदर क्लॉकवाइज और विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो कंडीशन बहुत सिंपल सा है कि अगर इसके अंदर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा होगा तो ये कैसा बिहेव करेगा. तो कॉइल का फेस ना जिस साइड से, जिस फेस से आपको एक क्लॉकवाइज दिख रहा होगा उस फेस पे साउथ पोल जनरेट होगा, ठीक है. और अगर आपने कॉइल को देखा, कॉइल में आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज में दिख रहा है, सो एंड फ्रॉम वेयर यू आर सीइंग द करंट एंटी क्लॉकवाइज, उस फेस पे आपको क्या मिलेगा, नॉर्थ पोल मिलेगा. तो दैट साइड विल बिहेव एज अ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट. सो सेम कॉन्सेप्ट हमें यहां पे यूज करना है. एक और पर्टिकुलर पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि जो पोल ना अप्रोच करेगा वो क्या होगा, मतलब अप्रोचिंग पोल जो होगा ना, मतलब जो पोल अप्रोच करेगा वही पोल जनरेट होगा कॉइल के एंड पे. लाइक आप समझने के लिए ऐसा समझो कि ये कॉइल है और ये मैग्नेट है, ठीक है. अब समझो कि ये नॉर्थ पोल ले लिया और साउथ पोल ले लिया. नॉर्थ पोल को यू आर टेकिंग टुवर्ड्स, when you are taking towards the coil north pole को, तो then what will happen, Lenz law will try to oppose it. कैसे अपोज करेगा, by generating same polarity. तो जब अप्रोच करेगा कोई पोल तो सेम पोलैरिटी जनरेट होगा बाय फ्लोइंग करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो अगर ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा. टू बिहेव एज अ नॉर्थ इट विल फ्लो करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो आप बता सकते हो कि इंड्यूस करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा. बट आप इमेजिन करो यही कॉइल है, ठीक है, एंड द सेम मैग्नेट इज टेकन अवे. अगर ये नॉर्थ पोल है, इट इज गोइंग अवे, तो ये कॉइल क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. अट्रैक्ट करने के लिए कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करना है तो इट विल बिहेव एज अ साउथ पोल एंड करंट इन दिस कॉइल विल स्टार्ट फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मैं वापस से रिपीट कर देता हूं. व्हेन द मैग्नेट इज टेकन टुवर्ड्स द कॉइल, फ्लक्स ओवर द कॉइल विल इंक्रीज. तो ये कॉइल लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, इट विल ट्राई टू अपोज. जो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, अपोज करेगा इसको. कैसे अपोज करेगा, बाय जनरेटिंग सेम पोलैरिटी. और अगर मैग्नेट अवे जा रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, इट विल ट्राई टू इंक्रीज. कैसे इंक्रीज करेगा, बाय अट्रैक्टिंग. तो कैसे अट्रैक्ट करेगा, बाय जनरेटिंग अपोजिट पोल. तो अगर ना जो पोल अप्रोच कर रहा है सेम पोलैरिटी विल जनरेट टू अपोज द मैग्नेट, और अगर पोल अवे जा रहा है तो इट विल जनरेट अपोजिट पोल टू अट्रैक्ट द मैग्नेट, सो दैट फ्लक्स शुड इंक्रीज. ये पॉइंट हमारे मन में क्लियर होना चाहिए. सो वी विल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली. सो अब यहां पे देखो, अब डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू ए बी एंड सी बी व्हेन मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स राइट. तो अभी मैं राइट का ले लेता हूं, राइट वन. सो जब ना मैग्नेट को हम राइट में मूव करेंगे ना, व्हेन मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स राइट, ठीक है, मैग्नेट को आपने राइट में मूव किया. सो राइट में मूव करोगे तो कौन सा वाला पोल अप्रोच करा, कौन सा वाला पोल गोइंग अवे. तो ये जो साउथ पोल है ना, ये वाले कॉइल को अप्रोच करेगा, और जो नॉर्थ पोल है इस कॉइल से क्या होगा, अवे जाएगा, ठीक है. सो अब हम ना समझने के हिसाब से आपका जो ऑब्जर्वेशन होगा ना, ऑब्जर्वेशन विल बी फ्रॉम द मैग्नेट साइड. जब आप आंसर लिखोगे ना, यू विल से व्हेन इट इज सीन फ्रॉम द मैग्नेट साइड. मतलब मैग्नेट साइड से आप करेंगे, मतलब मैग्नेट साइड मतलब यहां से करोगे आप कॉइल सीधी वाली साइड में देख रहे हो, ठीक है. फिर आप इसी साइड से करोगे, आप इस साइड में देख रहे हो. अंडरस्टूड. ऐसा नहीं होना चाहिए स्टैंडिंग लाइक दिस एंड एट द सेम टाइम यू आर जजिंग बोथ. ऐसा नहीं. व्हेन यू आर टॉकिंग फ्रॉम द मैग्नेट साइड यू आर स्टैंडिंग प्रॉपर्ली, आप उस कॉइल को प्रॉपर्ली देखते हो. एंड सिमिलरली आप यहां पर स्टैंड होकर आप सेकंड वाले कॉइल को या सेकंड वाले लूप को या जो भी रहेगा सोलेनॉइड को आप देखोगे. तो ये क्या है, मैग्नेट इज मूव्ड अवे, मतलब राइट में है तो इस साइड के लिए अवे है, उस साइड के लिए टुवर्ड्स है. तो व्हेन मैग्नेट इज टुवर्ड्स दिस, ये अप्रोच करेगा. कौन सा पोल अप्रोच करेगा, साउथ पोल अप्रोच करेगा. जब साउथ पोल अप्रोच करेगा तो ये कौन सा पोल जनरेट करेगा, ये वाला जो एंड है, ये एंड ना साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा. साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा मतलब साउथ पोल मतलब कौन सा डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, साउथ पोल के लिए करंट कौन सा डायरेक्शन में फ्लो होगा, क्लॉकवाइज, है ना. ये देखो साउथ पोल की तरफ बिहेव करने के लिए कैसे करंट फ्लो होगा, क्लॉक. और नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करने के लिए कैसे करंट फ्लो होगा, एंटी क्लॉक, ठीक है. तो दिस एंड विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ साउथ पोल, और उसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो कैसे फ्लो होगा, क्लॉकवाइज. गॉट इट. अब यही चीज को ना हम दूसरे साइड में ले लेते. करंट कैसे फ्लो होगा उस पॉइंट पे भी हम आ जाएंगे, मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट में कैसे करंट फ्लो होगा, विल कम टू दैट पॉइंट.
अब हम एक दूसरे पार्ट में जाते हैं। नॉर्थ पोल इज गोइंग अवे, जब उसको राइट में लेके जाओगे मैग्नेट को तो नॉर्थ पोल इज मूविंग अवे। जब नॉर्थ पोल अवे मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, टू अट्रैक्ट इट ना, यहाँ पे क्या जनरेट होगा, साउथ पोल जनरेट होगा, यहाँ पे भी साउथ पोल जनरेट होगा। तो मतलब दोनों कॉइल में अगर आप मैग्नेट के यहां से देखते हो तो इफ आई सी दिस साइड तो आई एम फाइंडिंग इन अ क्लॉकवाइज में करंट फ्लो रहा है, व्हेन आई सी दिस साइड अगेन आई एम फाइंडिंग देयर इज अ क्लॉकवाइज करंट फ्लोइंग। ठीक है, सो अगर मैं दोनों की तरफ देखता हूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होगा, बिकॉज एट बोथ एंड ये जो है टुवर्ड्स द मैग्नेट साइड, व्हेन यू विल सी टुवर्ड्स द मैग्नेट साइड इन बोथ द कॉइल्स सेम पोल विल जनरेट, साउथ पोल एंड साउथ पोल, और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ठीक है, हमारा टास्क क्या है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू ए बी एंड सी डी। तो चलो ठीक है, अभी हम ना ये वाले पार्ट को सी वाले पार्ट को देख लेते हैं। क्लॉकवाइज है ना, देखो अभी ये वायर ना ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है ना क्लॉकवाइज, तो करंट कैसा होगा, करंट विल बी फ्रॉम बिहाइंड से आके फिर ऐसा फ्रंट से ऐसे जाएगा, है ना। बिहाइंड वाले पार्ट से करंट ऐसा आया है, मींस इट विल बी लाइक दिस, करेक्ट। मींस करंट क्लॉकवाइज के लिए देखो यहाँ पे पार्ट देखो, ये पर्टिकुलर पार्ट से डाउन जाएगा, उसके बिहाइंड वाले पार्ट से ऐसा होके फिर ये पार्ट में करंट ऐसा इधर पे ऐसे निकलेगा, करेक्ट। और अगर ये क्लॉकवाइज है तो इस पर्टिकुलर पार्ट से करंट क्या होगा, इट विल गो अप लाइक ना, ऐसे होके फिर क्लॉकवाइज इस तरह से। तो इफ यू सी प्रॉपर्ली करंट विल बी लाइक दिस, ऐसा ऐसा करंट फ्लो होके फिर एंड में वो करंट ये बाहर वाले लूप से बाहर आएगा। ठीक है, और अगर मैं इस साइड में देखता हूं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब है करंट यहां से एंटर करेगा ऐसा, मतलब क्लॉकवाइज मतलब ये वाले पार्ट से करंट क्या होगा, बाहर आएगा ऐसा। ठीक है, और इस पार्ट से करंट क्या ऐसा अब जा रहा है, तब ये होगा क्लॉकवाइज, व्हेन यू सी लाइक दिस। तो जब इस पर्टिकुलर पार्ट में देखोगे तो करंट कहां से कहां फ्लो होगा, करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए, और इस पार्ट में करंट कहां से कहां फ्लो होगा, करंट विल फ्लो फ्रॉम सी टू डी। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट पे मैं थोड़ा सा ना मेंशन करना चाहता हूं। कभी कभी क्या होता है ना कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बुक्स, आप ना अलग अलग रेफरेंस बुक जब आप यूज करोगे तो हो सकता है, देखो इट्स अ मैटर ऑफ ड्राइंग डायग्राम, कहीं कहीं पे डायग्राम ड्रॉ करने में थोड़ा सा भी एरर हो जाता है तो इन अंडरस्टैंडिंग सोल्यूशन हमें प्रॉब्लम होती है। तो कहीं कहीं पे ऐसा होता है ना, सोल्यूशन दे हैव गिवन फॉर द डिफरेंट डायग्राम एंड डायग्राम कोई और ही है, तो ऐसे टाइम आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो जैसे ना बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे उनके हिसाब से मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, किसी किसी रेफरेंस बुक में क्या हो गया कि ना एक्सप्लेनेशन अलग है और डायग्राम अलग है, तो ये इस डायग्राम के हिसाब से आपको ये क्राइटेरिया मिलेगा। जब हमने मैग्नेट को किधर मूव किया है, राइट में, नाउ वी विल मूव द मैग्नेट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। हम मैग्नेट को लेफ्ट में मूव करके देखते हैं, तो लेफ्ट में अगर मूव करोगे तो क्या क्राइटेरिया है, तो पहले तो ये मैं रब कर देता हूं। देखो अब यहाँ पे मैंने इनमें ज्यादा वेरिएशन नहीं करा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज भी होगा तो फिर थोड़ा सा वेरिएशन करना है, क्लॉकवाइज होगा तो कोई इश्यू ही नहीं। ठीक है, अब ये क्या होता है इस केस में देख लो आप जरा। सो हमने इन पार्ट्स को कंटिन्यू किया ऐसे, अब क्या होगा, मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, हमने मैग्नेट को लेफ्ट में मूव कर लिया। सो व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स लेफ्ट व्हाट विल हैपन, नॉर्थ पोल इज अप्रोचिंग, जो पोल अप्रोच करता है सेम प्रॉपर्टी बनेगा, अप्रोचिंग पोल के लिए सेम होगा। और यहाँ पे क्या होगा, दिस पोल इज गोइंग अवे इस कॉइल से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे भी ऑपोजिट बनेगा, तो नॉर्थ। नॉर्थ कब बनेगा, जब नॉर्थ होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब इसमें भी करंट फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज और इसमें भी करंट फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज। व्हेन सीन फ्रॉम मैग्नेट साइड, व्हेन सीन फ्रॉम मैग्नेट साइड, दैट पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर, व्हेन सीन फ्रॉम मैग्नेट साइड, so the end facing towards the magnet will behave as a north pole in both cases and both will carry current in anti-clockwise direction। अभी anti-clockwise का क्या रूल है वो देख लो, पहले इसमें अगर मैं देखो तो एंटी-क्लॉकवाइज के लिए क्या क्राइटेरिया, एंटी-क्लॉकवाइज के लिए करंट ऐसे जाएगा ना एंटी-क्लॉकवाइज, तो एंटी-क्लॉकवाइज के लिए करंट यहां से ऐसे अप जाएगा वो पार्ट्स होते हुए, और जब ऐसे करंट मतलब बिहाइंड वाले पार्ट में इट विल गो डाउन, फ्रंट पार्ट में इट इज गोइंग अप, बिहाइंड पार्ट में इट विल गो डाउन, करेक्ट, इट विल कीप गोइंग हैपनिंग लाइक दैट। ठीक है, फिर फाइनली क्या होगा, इस पर्टिकुलर पार्ट में ना व्हेन करंट इज गोइंग लाइक दिस, यहां पे वो करंट विल गो डाउन लाइक दिस, है ना, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज ये पर्टिकुलर पार्ट से जो इस साइड का पार्ट है वो ऊपर जाएगा और बिहाइंड वाले पार्ट से डाउन आएगा ना, बिहाइंड वाला पार्ट ये जो है वो बिहाइंड पार्ट है, तो दैट इज गोइंग डाउन। ठीक है, अब ये पार्ट में आ जाते हैं, यहां पे होगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा, ये पार्ट से करंट ऊपर जाएगा, ऐसा पीछे वाले पार्ट से करंट ऊपर जाएगा और ऐसे बाहर आएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज के लिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक्चुअल में इस तरीके से पैटर्न हो जाएगा। तो यू कैन सी जो फ्रंट साइड है वहां से करंट नीचे जा रहा है और जो इनसाइड पार्ट है वहां से ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे इनसाइड वाले पार्ट से डाउन आ जाएगा, आउटसाइड वाले पार्ट से अप जाएगा। तो यू कैन सी वेयर इज द करंट फ्लो इन दिस केस, इस केस में करंट फ्लो होगा D टू C एंड वेयर विल करंट फ्लो इन दिस केस, इस केस में करंट फ्लो होगा A टू B। सो ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। अभी लिखने का जो पैटर्न है वो आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि कैसे लिखना है, क्या करना है। ठीक है, सो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये क्लियर होना चाहिए। जब भी आप बताओगे, पहले कैसे बताओगे, व्हेन अ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट देन नॉर्थ पोल इज अप्रोचिंग
So that's why north polarity will generate at the end facing towards the magnet for the AB वाला जो part है. The coil having a resistance AB and the coil having a resistance CB. From there magnet south pole of magnet is going away. So opposite polarity will generate on this side facing towards the magnet. ठीक है. तो क्या होगा and when it is behaving as a north pole current will flow in anti-clockwise direction. तो फिर कैसा होगा direction of current through the AB and CD that you can understand. ठीक है. आपको ना अगर ये डायग्राम बदलोगे तो ABCD का आंसर भी क्या होगा बदल जाएगा. अब हम आगे अगले पॉइंट में प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ अ कैपेसिटर. ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है. दिस क्वेश्चन वी हैव आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम आल्सो और सीबीएसई में तो आता ही रहता है. ठीक है. सो अब ना बहुत सिंपल सा है कि एक चीज ना आप इतना समझ लो, कैपेसिटर ऐसे दिया हुआ है ना, देखो क्या होता है ना, एक डायग्राम को आप थोड़ी देर तक देखते हो ना, आपका डायरेक्शन ना वो चेंज हो जाता है. जैसे अपनी देखो ये कैपेसिटर यहाँ पे ऐसे है और हो सकता है सेम डायग्राम हो कैपेसिटर यहाँ पे ऐसे होगा. तो आप अगर ऐसे ना डिवाइड कर देते हो, इफ यू डिवाइड लाइक दिस, तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऐसे दो पार्ट बन गए. तो अगर राइट साइड वाले पार्ट में कैपेसिटर दिख रहा है तो आपको क्या इमेजिन करना है कि वो इनसाइड होगा. वो इनसाइड इन द सेंस ये ऐसे, मान लो ये कॉइल है इस तरह से, बराबर. तो कैपेसिटर जैसे मैं डस्टर जहां पर रख रहा हूं, वो जहां डस्टर मैंने लगाया वो कैपेसिटर है. मतलब कैपेसिटर ना इनसाइड पार्ट में अगर राइट दिखाया है, राइट में अगर आपको एक कैपेसिटर दिखा है तो डायग्राम ऐसा है, समझ में आ रहा है. और अगर मान लो कैपेसिटर लेफ्ट वाले एंड पे दिखा है तो कैपेसिटर ऐसा है. समझ में आ रही बात. क्योंकि ना ये डायग्राम को अंडरस्टैंड करना बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप उस तरीके से समझ लेना. आपका परसेप्शन भी उसके हिसाब से बदलना चाहिए. मतलब इसके हिसाब से करंट ऐसे है ना, ये ऐसे है, ये इस तरीके से अंडरस्टूड. और आप इसको किधर से दिख रहे हो, आप जब इसको ऑब्जर्व करोगे यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड के हिसाब से आप ऑब्जर्व कर रहे हो. क्लियर. सो अब ये क्या बोल रहे हैं, टू मैग्नेट्स आर मूविंग क्विकली एज शोन इन द डायग्राम. सो ना समझने वाली बात क्या, पहले वो देख लेते हैं. ये मैग्नेट का अप्रोचिंग पोल है. तो जब ये पोल अप्रोच करेगा ना इस साइड में, इस फेस में, और ये जो आपको दिख रहा है ना AB, तो AB जो है वो अंदर साइड में है और जो ये वाला पार्ट है ना ये बाहर साइड में ऐसे, और आप इस साइड से उसको देख पा रहे हो. उस तरह का कंडीशन आप एज्यूम करो. तो क्या होता है कि जो मैग्नेट के साइड में जो फेस है वहां पे क्या बनेगा, साउथ बनेगा. नेचुरली आप देखोगे उसके अपोजिट में नॉर्थ बनेगा, बराबर. इस साइड जब साउथ पोल जैसा बिहेव कर रहा है तो अपोजिट साइड में नॉर्थ बनेगा. अब उसको ना हम दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं इस मैग्नेट के हिसाब से. तो जब ये मैग्नेट ना इस कॉइल की तरफ जाएगा तो ये तो उस साइड वाला फेस है ना, ये जो फेस आपको दिख रहा है उसके उस साइड वाला मैग्नेट के राइट साइड से दिख रहा है. जो इस मैग्नेट के साइड का फेस हमको दिखाई नहीं दे रहा है. बट जब ये अप्रोच करेगा तो इसके पीछे क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा, जो ऑलरेडी बना हुआ है इसके वजह से भी. और जब यहाँ पे नॉर्थ बनेगा तो उसके अपोजिट में क्या बनेगा, साउथ बनेगा. तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड का मूवमेंट क्या कर रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. मतलब सेम डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं दोनों के लिए. ठीक है. अब क्या बोल रहे हैं कि इस साइड में साउथ बनेगा, इस साइड में नॉर्थ बनेगा. अगर साउथ बनेगा, साउथ तो साउथ के लिए क्लॉकवाइज, तो करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज में. तो ये ऐसे ये होगा पार्ट और ये पार्ट हो गया. ठीक है. अब एक और पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं कि मान लो ये कैपेसिटर है, ठीक है, और आपने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया. लाइक व्हेन द करंट विल फ्लो, तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो होगा, है ना, ऐसे. लेकिन क्या होता है यहाँ पे कैपेसिटर की स्टोरी क्या होती है, जिस एंड को ना करंट अप्रोच करता है वो होता है पॉजिटिव, और जिस एंड को करंट लीव करता है वो होता है नेगेटिव. तो सेम चीज यहां पे होगा, जिस एंड को करंट अप्रोच करेगा वो होगा पॉजिटिव, जिस एंड को करंट लीव करेगा वो होगा नेगेटिव. तो जो A पोलैरिटी है वो पॉजिटिव हो जाएगा, B पोलैरिटी है वो नेगेटिव हो जाएगा. इज दैट क्लियर? सो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए. एक और पॉइंट मैं मेंशन करना चाहता हूं कि अगर आप सीबीएसई का पेपर लिख रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी पोलैरिटी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव है, तो आप किसी की पोलैरिटी लिख दो. लाइक ना B का पॉजिटिव, A का नेगेटिव, आप ऐसे भी लिख दोगे तो पॉसिबिलिटीज है. कभी कभी क्या होता है आंसर की में, आई हैव सीन मेनी आंसर कीज वेयर वी हैव सीन कि ना आपको दोनों आंसर एक्सेप्ट करने के लिए बोला है. आई एम टॉकिंग द सीबीएसई का आंसर की विच इज अपलोडेड ऑन द सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट. ऑन दैट इफ यू सी द एक्चुअल आंसर शीट यू विल फाइंड आउट they have given marks for A positive B negative and they have given marks for B positive and A negative. तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आई एम टॉकिंग द सीबीएसई नॉट द कॉम्पिटेटिव. कॉम्पिटेटिव का पैटर्न अलग है, बट ना सीबीएसई में जब भी क्वेश्चन आता है तभी A को पॉजिटिव B को नेगेटिव नहीं समझ में आ रहा तो B को पॉजिटिव A को नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव यू हैव टू राइट. हो सकता है दोनों आंसर आपके एक्सेप्ट हो जाए. कई काफी सारे आंसर की में ऐसा दिया हुआ है कि A पॉजिटिव B नेगेटिव एक्सेप्ट द आंसर, B पॉजिटिव A नेगेटिव देन ऑल्सो एक्सेप्ट द आंसर. ठीक है. ऐसे केस में प्लस पॉइंट हो जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ लीविंग यू प्लीज डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, डोंट लीव.
ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोले, बार मैग्नेट इज मूव क्विकली थ्रू कॉइल फ्रॉम वन साइड टू द अदर एज शोन इन द फिगर। मतलब मैग्नेट यहां पे, मैग्नेट को ये एंड से क्या किया, इधर से पास कर दिया। तो ये जो मैग्नेट का ये जो पर्टिकुलर फेस दिख रहा है, ये फेस कौन से साइड से दिख रहा है, ये राइट साइड से दिख रहा है। ठीक है, मैग्नेट को हमने राइट साइड से मूव किया। तो क्या होता है ना, जब तक मैग्नेट यहां तक नहीं पहुंचता ना, टिल द टाइम मैग्नेट इज नॉट रीचिंग ओवर हियर, व्हाट हैपेंस, साउथ पोल इज अप्रोचिंग। साउथ पोल अप्रोच कर रहा है तो क्या होगा, सेम पोलैरिटी फॉर्म होगा। तो इसमें कौन सा करंट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, करंट विल फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। साउथ पोल अप्रोच करेगा तो दिस फेस, द फेस टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, या यू मेंशन दैट व्हेन द कॉइल इज सीन फ्रॉम द राइट हैंड साइड, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट इज अप्रोचिंग द कॉइल, so on the right hand side का फेस will behave as south pole and will flow the current in clockwise direction। एक और पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, उसके जो ऑपोजिट वाला जो फेस होगा वो कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा। क्लियर, जैसे अगर मैं फिंगर्स को मेरे हिसाब से क्लॉकवाइज ले रहा हूं, मेरे हिसाब से ये क्लॉकवाइज है, आपके हिसाब से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो कॉइल का अगर इस साइड में क्लॉकवाइज है तो फ्रॉम योर साइड इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, या मेरे साइड साउथ पोल बन रहा है तो आपके साइड क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। इट्स वेरी सिंपल। अब क्या होता है कि अब जैसे मैग्नेट को हम ना यहां पे लेके थोड़ा सा आगे लेके चले गए, ठीक है। अच्छा, यहां पे डायग्राम में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये नॉर्थ रहेगा, ये साउथ रहेगा, करेक्ट। अब क्या होता है, जैसे मैग्नेट को इसके पास लेके आ रहा हूं, जब तक मैग्नेट को इसके पास लेके आते हो साउथ पोल जनरेट करेगा। जैसे इसके अंदर से पास होकर बाहर निकलेगा, दैट मोमेंट इट इज अबाउट टू कम आउट, जब ये बाहर आने लगेगा, विच पोल इज गोइंग अवे, नॉर्थ पोल इज गोइंग अवे, नॉर्थ पोल इज गोइंग अवे। अभी नॉर्थ पोल अवे जा रहा है तो क्या होगा, द नॉर्थ पोल इज गोइंग अवे, तो क्या होगा, जो फेस इस साइड में होगा कैसा बिहेव करेगा, साउथ की तरफ बिहेव करेगा। उसका ऑपोजिट फेस कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा। तो जब उस साइड से आप देखोगे नॉर्थ दिखेगा तो सेम कॉइल में क्या होगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता हुआ दिखेगा, क्योंकि आप उस साइड से कैसा बिहेव करेगा, वो नॉर्थ। आप ना नॉर्थ पोल को अवे लेके जा रहे हो ना, नॉर्थ पोल इज गोइंग अवे, नॉर्थ पोल अवे जाएगा, इस साइड का फिर साउथ की तरफ बिहेव करेगा, उसका ऑपोजिट कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, सो तो यहां पे हमें जो पहला पॉइंट समझ में आया क्या होगा, टिल अप्रोचेस, टिल इट अप्रोचेस, जब तक वो अप्रोच कर रहा है तब तक करंट कैसे फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज, करेक्ट। सो when moves other side, when moves other side away, when moves other side, और कैसे मूव कर रहा है, अवे, तो उस टाइम पे कैसा बिहेव करेगा, करंट कैसे फ्लो होगा, करंट विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, स्पेस नहीं है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, अंडरस्टूड। सो वापस मैं रिपीट कर देता हूं, टिल द टाइम मैग्नेट इज गोइंग टुवर्ड्स द कॉइल, सो साउथ पोल इज अप्रोचिंग, एज अ रिजल्ट on the right hand side का phase will behave as a south pole and the current flow in a clockwise direction. So when a magnet is passed through that and moving on other side, so what happens कि north pole is going away, north pole is moving away to the face towards the left hand side, face towards the left hand side will behave as a south pole, correct। as a result opposite face कैसा behave करेगा, north pole, इस साइड से वो कैसा दिखेगा, करंट फिर एंटी क्लॉकवाइज दिखने लगेगा। तो जब तक मैग्नेट अप्रोच कर रहा है क्लॉकवाइज में करंट फ्लो होगा, जब करंट मैग्नेट उसके अंदर से पास हो जाएगा तो कैसा बिहेव करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो होने लगेगा। तो दिस पोल वाज फेसिंग एज अ साउथ टिल द टाइम इट वाज अप्रोचिंग, वंस इट विल पास थ्रू दैट इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ नॉर्थ पोल, दिस साइड का फेस, अंडरस्टूड। अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। सो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बेसिकली ना लिंक्ड है व्हाट एवर वी डिड लास्ट टाइम, उसी से लिंक्ड है थोड़ा सा लास्ट क्लास वाले से। इसमें क्या हो गया कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कॉइल एस व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। तो दो कॉइल है पी और एस है, तो स्विच को क्लोज करते हैं ना, तो देखो आप स्विच को आप क्लोज करते हो ना, इसको आप लॉजिकली समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सेंटी होने की जरूरत नहीं है, तो क्राइटेरिया सब बहुत सिंपल सा है। जो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या समझा कि जैसे हम स्विच ऑन करते हैं ना, पहला क्लोज में क्लोज्ड, तो क्लोज होने के पहले ना कितना करंट था, तो व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ करंट, करंट की वैल्यू थी 0, है ना। क्लोज होने के बाद आप इमेजिन करो 5 एम्पीयर करंट मिला होगा, बराबर। तो क्लोज होने के पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना रहा होगा, 0 रहा होगा बिकॉज ऑफ पी कॉइल। क्लोज होने के बाद मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ने एक्स टेस्ला हो गई, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, तो हमने माना कि चलो ठीक है, जब करंट ना 0 एम्पियर से 5 एम्पियर पहुंचा होगा तब मैग्नेटिक फील्ड 0 से एक्स टेस्ला पहुंचा होगा, बराबर। तो आप क्या देख सकते हो कि जो है ना,
डेल्टा बी क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ना, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बराबर। अब पॉइंट को समझने की कोशिश करो कि जब हमने स्विच को ऑन किया, व्हेन यू स्विच ऑन द सर्किट, तो करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव से फ्लो होगा, ठीक है, ऐसा, एंड फाइनली इट विल अप्रोच टू नेगेटिव लाइक दिस, करेक्ट। सो करंट फ्लो रहा है क्लॉकवाइज में। सो क्या होगा, जैसे सर्किट को ऑन करोगे, करंट विल इंक्रीज फ्रॉम 0 टू सर्टेन वैल्यू, एज अ रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 0 टू सर्टेन वैल्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर वैल्यू, मतलब देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड रिजल्ट इनटू द चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, और ये इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि ना करंट 0 से सम वैल्यू जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 से सम वैल्यू जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हैज इंक्रीज्ड। सो अब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो क्या करेगा, लेंज लॉ, जो लेंज लॉ है वो क्या करेगा, फ्लक्स को डिक्रीज करेगा, बराबर। तो अब बहुत सिंपल सी बात है कि आप ना लॉजिकली सोचो, हमने लास्ट क्लास में किया था, ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि क्लॉकवाइज के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल पी के वजह से वो कहां पे, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, क्यों, क्योंकि ना करंट क्लॉकवाइज है, बराबर। तो क्लॉकवाइज करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो अब ये क्या करना है, फ्लक्स को अपोज करना चाहता है, फ्लक्स डिक्रीज करना चाहता है, लेंज लॉ फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहता है। टू अपोज द इंक्रीज इन फ्लक्स, लेंज लॉ विल डिक्रीज द फ्लक्स। कैसे डिक्रीज होगा, तो अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, पी कॉइल का इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, तो अपोज करने के लिए एस कॉइल का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगा। अपोज तभी होगा, ये देखो अभी यहां पे हमने ना लास्ट क्लास में हमने कैसे किया था, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड वायर पी का है ना, या लूप पी का है, पी लूप को हम लेंगे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। अब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो एस कॉइल के अंदर होगा, क्या होगा, फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एस कॉइल का, और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी आउटसाइड। तो आउटसाइड के लिए करंट कितना फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो करंट जो फ्लो होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी हम ना कैसे फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। इज दैट क्लियर? अब हम इसको ना दूसरे पॉइंट से ले लेते हैं, ये जो कॉइल का करंट है उसको हमने चेंज कर दिया, बराबर। मैं ना उन्हीं पॉइंट्स में एक्सप्लेन करता हूं, तो अगर आपने नहीं लिखा होगा तो प्लीज डू राइट, ठीक है। अब मैं क्या है, ओपन के लिए कंडीशन ले लेता हूं, ओपन। ओपन का मतलब पहले से करंट फ्लो हो रहा होगा, है ना, तभी तो ओपन करोगे। ओपन मतलब सर्किट क्या हो गया, ऑफ हो जाएगा, बराबर। तो पहले करंट कितना था, 5 एम्पियर था, अब करंट कितना हो गया, 0 एम्पियर हो गया। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था, एक्स टेस्ला था, अब मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। पहले एक्स टेस्ला, अब 0। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, चेंज हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग, मतलब वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेंज लॉ क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, तो इट विल ट्राई टू इंक्रीज द फ्लक्स। तो ऑलरेडी ना ये पी लूप के अंदर करंट कैसे फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज, उसका मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। अब क्या होता है, लेंज लॉ इज ट्राइंग टू इंक्रीज द फ्लक्स। फ्लक्स कैसे इंक्रीज होगा, जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन होगा। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर के लिए इंड्यूस का करंट कैसे फ्लो होगा, क्लॉकवाइज। तो अब जब इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा तब आपको ये रिजल्ट दिखेगा। तो दिस इज व्हाट, क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में ये है ना कि कोई एक बार मैग्नेट है जो फ्रीली फॉलिंग बार मैग्नेट है, तो देन दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ व्हाट विल बी इंपैक्ट ऑन द स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल आइदर इंक्रीज और विल डिक्रीज और विल रिमेन सेम और नन ऑफ दिस, जो भी कंडीशन हो, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये ना कॉइल अप्रोच कर रहा है, दिस कॉइल इज अप्रोचिंग। तो जब ये अप्रोच करेगा तो ये कैसा बिहेव करेगा, इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज दिस साइड का फेस विल स्टार्ट बिहेविंग एज नॉर्थ। नॉर्थ मतलब इसमें क्या होगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा और ये नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा। तो नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा तो क्या करेगा, क्या करेगा, रिपेल्स मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट को रिपेल करेगा। जब वो मैग्नेट को रिपेल करेगा तो जिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से वो नीचे आ रहा था वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। आप बताओगे देयरफॉर जी डिक्रीजेस, देयरफॉर जी डिक्रीजेस। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? अब सपोज करो ना इस क्वेश्चन में छोटा सा ट्विस्ट लेके आता है। ट्विस्ट क्या है कि मानो कि अगर ये ना ये पर्टिकुलर पार्ट ना इसमें से पास हो गया, पास हो जाएगा तो क्या होगा, यहां पे बनेगा साउथ, यहां पे क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा, करेक्ट। सो अब क्या होगा
कि ये ना मैग्नेट अभी डाउन जाने की कोशिश करेगा बराबर, जैसे साउथ पोल, तो साउथ पोल अवे जा रहा है तो इस साइड में क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा, और ये कॉइल क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो वापस से जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। वेदर इट्स गोइंग अप ना, देखो अप से जब जा रहा है तो ये क्या होगा, अप से जा रहा है, नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है, तो अपर पार्ट में नॉर्थ पोल बनेगा, तो ये नॉर्थ और ये नॉर्थ क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे, करेक्ट। तो इसका जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी वो कम होगा। मान लो जब ये मैग्नेट्स के अंदर से पास होकर नीचे जाने लगा, जब वो नीचे जाने लगेगा तो एक होगा साउथ एंड और ये नॉर्थ एंड है, साउथ एंड इज गोइंग अवे, तो बिलो जो होगा ना नॉर्थ एंड फॉर्म होगा और क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, तो जब वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो आगे ना फ्रीली फॉलिंग जो मैग्नेट है वो क्या होगा, उसका वेलोसिटी अपोज होगा या उसका एक्सेलरेशन अपोज होगा, मतलब इट वाज गोइंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब उसको क्या कर रहा है, कोई अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ड्रैग कर रहा है, तो जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पहले थी अब वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वेदर इट्स अप्रोचिंग द मैग्नेट लाइक दिस ड्यूरिंग फ्री फॉल और इट्स गोइंग अवे फ्रॉम द कॉइल ड्यूरिंग फ्री फॉल, जस्ट गोइंग अवे, बहुत ज्यादा अवे है तो शायद वर्क नहीं करे। और एक और क्वेश्चन इसमें इन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ द कॉइल इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, अगर कॉइल को कट कर देंगे दो इक्वल पार्ट्स में तो क्या होगा, अगर कॉइल को दो पार्ट्स में कट कर देंगे तो क्या होगा, नो ईएमएफ इंड्यूस्ड, नो ईएमएफ इंड्यूस्ड, करेक्ट, क्योंकि ये क्लोज सर्किट फॉर्म नहीं कर रहा है, अगर क्लोज सर्किट फॉर्म करेगा तभी ये क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का अगर आप लॉजिक समझ जाओगे तो आपको काफी हद तक काफी सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। सो विल सी क्वेश्चन क्या है, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, तो ये स्क्वायर लूप है, इसका साइड का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, इनिशियली kept 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से इनिशियली 30 सेंटीमीटर अवे रखा हुआ है, करेक्ट। सो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको मैं लिख लेता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो इन्होंने दिया है इन्होंने 0.1 टेस्ला। व्हाट नेक्स्ट, एज शोन इन द फिगर, इट इज देन मूव टुवर्ड्स द राइट विद द वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड टिल इट गोज आउट ऑफ द फील्ड, इसको ना 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव किया है टिल द टाइम इट इज नॉट गोइंग आउट ऑफ द फील्ड, ठीक है। फिर आगे बोला प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ, प्लॉट द ग्राफ इसका है फ्लक्स वर्सेस टाइम का, ईएमएफ वर्सेस टाइम का, करंट वर्सेस टाइम का, वेयर आर इज इक्वल टू 0.1 ओम। मैं इसमें एक पॉइंट को एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि इट इज देन मूव टुवर्ड्स द राइट विद द वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड टिल इट गोज आउट ऑफ द फील्ड, जब तक वो फील्ड से बाहर नहीं चला जाता। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करना बहुत जरूरी है, ये पॉइंट को आप समझ लोगे क्या है तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपको। तो देखो ये मैंने ना एक उसके शेप का ये बना लिया मैंने, ये कॉइल है यहां पे, ठीक है। तो क्या होता है, कॉइल यहां से मूव करना स्टार्ट करेगा, तो आपका क्या है ना, देखो आपको ऑब्जर्व कैसे करना, यू हैव टू ऑब्जर्व लाइक दिस। चलो ठीक है, हमने यहां पे ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट हमारा ए है बराबर, ये पॉइंट ए है, तो ये कॉइल ना पॉइंट ए से मूव करेगा ये यहां तक, जब पॉइंट ना बी तक जाएगा ना कॉइल, ये रेक्टेंगुलर लूप जब पॉइंट बी तक जाएगा, करेक्ट ना, ये पूरा जर्नी मतलब ए से बी तक की जो जर्नी है, दिस जर्नी, ये जर्नी जो है ना नो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, जीरो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब क्या होता है, इसके बाद ये जो कॉइल होता है ना एंटर करता है, ये एंटर करेगा, देखो अब देखो ना, ये एरिया फील्ड के अंदर इंक्रीज हुआ, बी तो फिक्स है, बी की वैल्यू फिक्स है। अच्छा, इसका अगर मुझे थीटा का वैल्यू लेना तो भी देख लेते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर ना, क्रॉस है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इसका एरिया वेक्टर आउटसाइड और इनसाइड, बट जिस डायरेक्शन में फील्ड वेक्टर उसी साइड में स्टडी करो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो अगर थीटा का वैल्यू 0 है तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू विल बी 1, ठीक है। तो ये यहां तक क्या होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर नहीं है, तो cos थीटा का वैल्यू 1 हो गया, फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए cos थीटा का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू फिक्स है दैट इज 0.1 टेस्ला। अब ये फील्ड के अंदर जा रहा है तो कौन सी वैल्यू चेंज होगी, फील्ड के अंदर में एरिया चेंज हो रहा है, तो इसका एरिया कब तक चेंज होगा, जब तक लूप ना बी से मूव करके यहां तक नहीं पहुंचता। तो मान लो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट को आपने ले लिया है कैपिटल डी, कैपिटल डी तक क्या होगा ना, फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, गॉट इट। एक बार कैपिटल डी तक आ गया कॉइल, तो कॉइल क्या करेगा, इट विल कीप मूविंग इनसाइड, या ऐसा अंदर मूव करता रहेगा। ये जब तक ना यहां तक नहीं पहुंचता है, मतलब ये पॉइंट को अगर आपको लेना हो, अच्छा ये पॉइंट को सी ले लिया मैंने, उसको डी ले लिया, इसको सी ले लिया, जब तक ये सी पॉइंट से ना, देखो अभी इसके अंदर फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट, कैसे कांस्टेंट होगा, थीटा का वैल्यू तो फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड जो उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है वो फील्ड है, ये अभी भी कंप्लीटली इनसाइड द फील्ड है, कोई वेरिएशन नहीं है। जब वो यहां पे पहुंचता है टिल दैट पॉइंट देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, बराबर, देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू सेम होगी। अब जैसे यहां से बाहर आएगा तो देखो ना, अब जो एरिया फील्ड से बाहर आएगा तो फ्लक्स क्या होगा, इसके ऊपर डिक्रीज होगा,
यहां तक क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज होता रहेगा। तो ये क्या होगा, इट विल बी कंप्लीटली आउट ऑफ द फील्ड। तो उन्होंने दिया ना, द लूप इज मूव्ड विद द स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड टिल द टाइम लूप इज नॉट आउट ऑफ द फील्ड। जब वो ई पे पहुंचेगा तो लूप क्या होगा, फील्ड के बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको समझना है, समझने के लिए आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो कि समझो इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपका जो ना लूप इस पोजीशन पे होगा। ठीक है, ये समझने के हिसाब से आप अपने हिसाब से डायग्राम नहीं भी बनाएंगे ये वाला तो भी चलेगा, क्योंकि वैसे भी जो मेन डायग्राम ड्रॉ करना है वो तो उन्होंने मेंशन कर ही दिया है। तो ये पॉइंट ई पे जब आएगा ना यहाँ पे ऐसे, तब ये क्या होगा, लूप से बाहर हो जाएगा, मतलब ये लूप जो होगा फील्ड से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब हम ना इसको वन बाय वन करके स्टडी करते हैं एंड विल सी कि क्या क्राइटेरियाज है। तो इसका साइड का वैल्यू क्या है, 20 सेंटीमीटर है, तो एरिया का वैल्यू हम पहले निकाल देते हैं इसका एरिया। तो उसका एरिया क्या होगा, एरिया का वैल्यू भी फिक्स होगा ना, तो एरिया का वैल्यू क्या होगा, एरिया जो है ये है 20 इंटू 20 ना, ये स्क्वायर है ना, तो 20 इंटू 20 क्या होगा, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, फिर 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो टोटल वैल्यू कितना होगा, 20 400 होगा। सो 400 इंटू 10⁻⁻⁴, तो एक्चुअल में वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर होगा। ये किसकी वैल्यू होगी, ये हो गई एरिया की वैल्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता चल गया आपको, एरिया का वैल्यू पता चल गया, करेक्ट। हमने cos थीटा की वैल्यू 1 है, तो फ्लक्स के फॉर्मूले में मैक्सिमम आपको मिलेगा फ्लक्स के लिए मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा अगर वो इंड्यूस होता है, मतलब फ्लक्स अगर उसके अंदर मिलेगा तो आपको मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, बिकॉज थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, बराबर ना। अगर पूरा एरिया जितना भी एरिया होगा उसके लिए मैक्सिमम फ्लक्स मिल जाएगा उस एरिया के लिए। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। तो अब आप ऐसे बताओगे ना कि जब ना मूवमेंट ना ए से बी की तरफ है, मूवमेंट ए से बी की तरफ है, तो यहाँ पे आपको ना कुछ फ्रेम में डिस्कस करना है। तो मैंने लिया है फ्रॉम ए टू बी पार्ट के लिए व्हाट डिड वी गेट। तो पहला पॉइंट है ना, हमको पता है ए से बी का डिस्टेंस क्या है। सो ए से बी का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो आप उतने देर का टाइम निकाल सकते हो। तो यू कैन राइट दैट एज अ dt और यू कैन राइट दिस dt फॉर व्हाट, टाइम इंटरवल ए टू बी। सो ए टू बी इंटरवल के लिए जो dt की वैल्यू है वो क्या होगा, ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये लूप, दिस लूप हैज टू ट्रेवल ए टू बी डिस्टेंस दैट इज 30 सेंटीमीटर, पर कौन सा स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड ना, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। तो ये क्या होगा, कैंसिलेशन बाद आपको लेना, तो यहाँ पे v ले लो। एक्चुअली मुझे वहां डेटा में लिखना चाहिए था, बट अभी मैंने लिखा नहीं है, तो स्पेस नहीं, तो फाइन, आप नोट कर लेना, क्लियर। ये हो गया, आपको कितना मिला, 3 सेकेंड्स मिले, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, अब हमें फ्लक्स की वैल्यू है, तो जो फ्लक्स का वैल्यू ना ए पे है, ए पे फ्लक्स क्या होगा, जैसे कि बी ए है, मतलब मैंने बताया cos थीटा का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो बी का वैल्यू 0 है, तो ए का वैल्यू कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए पे फ्लक्स 0 होगा। जो बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो वो क्या, बी ए, बी तक पहुंचे थे ना, मतलब ये कॉइल तो जस्ट यहां पे पहुंचा है ना, द कॉइल विल रीच टू दिस स्पेस, यहाँ पे ये जो सर्कुलर कॉइल है ये यहां पे पहुंचेगा, अभी भी फील्ड के अंदर नहीं आया। तो बी पॉइंट तक भी क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो ये 0 इंटू ए, ये भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो चेंज इन फ्लक्स का कोई सेंस ही नहीं है ना। तो अगर आप मान लो कि अगर आपने ले लिया यहाँ पे d5 कहां से कहां, ए टू बी, तो वो क्या हो गया, फ्लक्स फॉर द बी पार्ट माइनस फ्लक्स फॉर द ए पार्ट। ये तो टाइम वेस्ट करने वाली बात ही हो गई, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, ये ऐसा हो गया, मतलब देयर इज नो फ्लक्स चेंज, मतलब फ्लक्स ए पे भी नहीं था, बी पे नहीं था, तो फ्लक्स चेंज भी नहीं था, करेक्ट। टाइम का वैल्यू आपने देखा है। अब बोल रहे हैं इस केस में ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, ईएमएफ फॉर ए टू बी, ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स चेंजिंग फ्रॉम ए टू बी अपॉन टाइम इंटरवल। तो फ्लक्स चेंजिंग फ्रॉम ए टू बी 0 है, टाइम इंटरवल की वैल्यू ऐसे 3 सेकंड्स हुई है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 ही रहेगा। अब हम करंट ले लेते हैं, करंट का फॉर्मूला क्या, आई ए बी, जिसका फॉर्मूला था ईएमएफ फ्रॉम ए टू बी एंड देन रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ की वैल्यू 0 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है वहां पे 0.1 ओम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या होगा, 0 ही रहेगा। तो ये पहला कंडीशन होगा ए टू बी वाला फ्रेम, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे। जो दूसरा पार्ट है ना वो कहां से है, अब मोमेंट हमें लेना है बी से सी तक, तो हमने ले लिया फ्रॉम बी टू सी। तो फ्रॉम बी टू सी वाले पार्ट में अगर हम फोकस करते हैं ना, फ्रॉम बी टू सी वाले पार्ट में, तो देख लेते हैं। तो बी टू सी वाले पार्ट में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ना, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये जो लूप है इसका साइड 20 सेंटीमीटर है, बराबर ना। तो ये यहां से एंटर किया, मतलब ये समझो यहां तक आ गया। अब यहां से एंट्री लेगा, कब एंटर करेगा, 10 सेकंड 1 2 3 4 5 करके, जब 20 सेंटीमीटर पूरा होगा तब ये लूप कंप्लीटली इनसाइड हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लूप फ्रॉम बी टू सी कितना होगा, वो होगा 20 सेंटीमीटर। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। अब हमको टाइम लेना है, तो यहां पे क्या होगा, ये dt होगा, या यू कैन से टाइम इंटरवल फ्रॉम बी टू सी, वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस, इट हैज टू ट्रेवल 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस, कौन सा स्पीड से,
10 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो कितना टाइम लगेगा 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो मतलब ए से बी तक मूव करने के लिए 3 सेकेंड्स लगा, फिर बी टू सी मूव करने के लिए 2 सेकेंड्स लगा। अब हमें क्या करना, फ्लक्स निकालना है। तो जब ना ये कॉइल अब बी पे था, है ना, जब व्हेन द लूप वाज एट बी, मतलब लूप जब बी पे था, मतलब इस पोजीशन में था, मतलब फील्ड के अंदर था ही नहीं ना, तो क्या था ये b इंटू ए का वैल्यू क्या मिला हमको, b का वैल्यू 0 हो गया, एरिया कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 5b का वैल्यू हमें मिला 0। एंड व्हाट्स द वैल्यू, फाइनली वो c पे पहुंचता है, जब वो c पे पहुंचेगा तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू b है, एरिया की वैल्यू a है। अब वो कंप्लीटली इनसाइड फील्ड है, तो b का वैल्यू कितना है, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 0.1 टेस्ला, और एरिया का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10⁻²। करेक्ट, तो फाइनली ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो गया इंटू 10⁻², ये भी 10⁻1 होगा, तो क्या होगा 10⁻³ हो गया ये वेबर। क्लियर। सो अब हमको क्या लेना है, चेंज इन फ्लक्स लेना है। तो चेंज इन फ्लक्स फ्रॉम वेयर टू वेयर, चेंज इन फ्लक्स फ्रॉम बी टू सी पार्ट का, तो ये क्या होगा फ्लक्स सी पार्ट का माइनस फ्लक्स बी पार्ट का। तो देखो बी पार्ट का फ्लक्स तो 0 है, तो डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा 4 इंटू 10⁻³ वेबर आ जाएगा ये। गॉट इट। देखो इतना सब में टाइम पास करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम में उस कंडीशन के लिए भी मार्क्स मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने अगर D5 बीबीसी की वैल्यू निकाली है, D5 बीसी की वैल्यू निकाली है, इसका मतलब आपने कैलकुलेट किया ही होगा, आपको जस्ट लाइक दैट मिलना तो मुश्किल है। सो अब क्या हो गया, अब आपको निकालना, तो ये फ्लक्स चेंज मिल गया आपको ना, फ्लक्स चेंज आपको मिल गया कौन से पार्ट का, बी टू सी पार्ट का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इनका, कि नेक्स्ट पॉइंट में ये क्या कह रहे हैं कि आपको निकालना है ईएमएफ इंड्यूस फ्रॉम बी टू सी पार्ट। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, माइनस साइन होता ना, यहाँ पे माइनस साइन मैंने दिया नहीं था, सॉरी फॉर दैट, बट उसका कोई मतलब भी नहीं निकला। तो यहाँ पे माइनस साइन क्या होगा, माइनस ऑफ D5BC अपॉन क्या होगा ये dt हो गया। तो जो चेंज इन फ्लक्स हो गया ना बी टू सी पार्ट कितना है, वो 4 इंटू 10⁻³ है, डिवाइडेड बाय क्या है, कितना टाइम लगा था इसको इस जाने के लिए 2 सेकेंड्स लगा था। तो ये कैंसिलेशन के बाद तो जो ईएमएफ बी टू सी पार्ट का है वो कितना हो गया, माइनस ये 2 हो गया ना, तो -2 इंटू 10⁻³ ये क्या हो गया, वोल्ट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना, करंट निकालना है इसी पार्ट के लिए। तो करंट फ्रॉम बी टू सी पार्ट क्या होगा, करंट फॉर बी टू सी पार्ट, ये क्या होगा ईएमएफ फॉर बी टू सी पार्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ ऑफ बी टू सी पार्ट क्या है 2 इंटू 10⁻³ है, डिवाइडेड बाय क्या है 0.1 है। तो 0.1 इसको कैंसिलेशन करेगा तो क्या होगा -2 इंटू 10⁻² क्या होगा ये एम्पियर। गॉट इट। तो ये होगा बी टू सी वाला पार्ट। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमको लेना है सी टू डी पार्ट का लेना, सी टू डी पार्ट का। ठीक है, तो सी टू डी पार्ट में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सी टू डी पार्ट का, सो फ्रॉम सी टू डी पार्ट में जो हमने समझा वो क्या है कि देखो एक तो ऑलरेडी कॉइल को इतना यहां तक गया, मतलब ये पूरा इंटीग्रेटेड इतना 20 सेंटीमीटर ये आ गया। अच्छा, क्वेश्चन में एक और पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये टोटल जो फील्ड का जो है ना लेंथ होगा वो 80 सेंटीमीटर, तो अब 20 सेंटीमीटर ही हो गया। अब उसको कितने देर तक उसको ना कांस्टेंट फील्ड के अंदर मूव करना है, कांस्टेंट फ्लक्स के साथ में टिल पॉइंट डी तक। मतलब देखो सी से डी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 80 में से अगर 20 आपने निकाल दिया तो सी से डी तक का डिस्टेंस क्या होगा 60 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देख लेते हैं कि हमें वो कंडीशन मिलता है या नहीं मिलता है। सो सी टू डी पार्ट में ना जो डिस्टेंस की वैल्यू कितना है, सी टू डी पार्ट में डिस्टेंस की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा जो टाइम होगा ना दैट इज dt बोल सकते हो या टाइम इंटरवल फ्रॉम सी टू डी पार्ट कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है तो क्या होगा 6 सेकंड्स लगेगा। बराबर। अब क्या होगा टाइम के बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म है हमको फ्लक्स निकालना इंडिविजुअल, तो सी पॉइंट पे फ्लक्स का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द फ्लक्स एट पॉइंट सी। देखो सी पॉइंट पे फ्लक्स आपने निकाला हुआ है ना, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्या 4 इंटू 10⁻³ वेबर होगा। ठीक है, और डी पॉइंट पे भी फ्लक्स का वैल्यू सेम होगा, करेक्ट ना, क्योंकि ये फील्ड के अंदर ही है तो इसमें टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। अब क्या होता है, इसी पॉइंट को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं, तो क्या होगा यहाँ पे व्हेन वी विल कंसीडर लिटिल बेटर वे, तो ये क्या होगा D5CD का वैल्यू कितना होगा, तो ये होगा 5 फॉर द डी पॉइंट एंड 5 फॉर द सी पॉइंट, दोनों सेम है तो चेंज इन फ्लक्स क्या होगा 0 हो गया। जब चेंज इन फ्लक्स 0 हो गया तो ये होगा ईएमएफ फॉर सी टू डी पार्ट, है ना। देखो यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू जो 0 हो गया था ना, तो ईएमएफ इंड्यूस भी 0 हो जाएगा सी टू डी पार्ट। करेक्ट। और फिर क्या होगा जो करंट होगा सी टू डी पार्ट वो भी क्या होगा 0 होगा। मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, आप अगर चाहिए तो ऐसे आर से डिवाइड वगैरह करके कर सकते हो। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि इतना कैलकुलेशन में तो किया हुआ ही है। अब हम आ जाते हैं ना लास्ट पॉइंट पे। अब कहां से डी टू ई तक का मूवमेंट देख लेते हैं। तो डी टू ई तक के मूवमेंट के लिए क्या हो गया, सो ये पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम डी टू ई, है ना। अभी आपको ऐसा लग रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन है एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे,
तो ये अभी आप लर्न कर रहे हो तो आपको डिफिकल्टी फील हो रही होगी, लेकिन बाद में आप ना लर्न कर जाओगे तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फ्रॉम डी टू ई, तो डी टू ई वाले पार्ट में क्या होगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा डी टू ई, मतलब लूप को कंप्लीटली बाहर आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 20 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो 20 सेंटीमीटर। अब इसके लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो जो dt की वैल्यू है या टाइम फ्रॉम डी टू ई वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/10, दैट इज आफ्टर कैंसिलेशन 2 सेकेंड्स हो जाएगा। 2 सेकेंड्स में ये कंडीशन होगा। तो जब डी पॉइंट पे था ना, डी पॉइंट पे व्हाट इज द फ्लक्स व्हेन इट इज एट पॉइंट डी, जब डी पॉइंट पे था तो फ्लक्स की वैल्यू क्या था, 4 × 10⁻³ था, 4 × 10⁻³ वेबर था, करेक्ट। नाउ जब वो ना कौन से पॉइंट पे गया, ई पॉइंट पे गया, तो ई पॉइंट पे जाएगा तो क्या होगा फ्लक्स का वैल्यू, ई पॉइंट पे फ्लक्स का वैल्यू, तो ये b × ba है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा जब ये कंप्लीटली फील्ड से बाहर आ जाएगा, और एरिया कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो अब मुझे क्या लेना है, d phi d की वैल्यू लेनी है, d phi d e की वैल्यू लेनी है। तो d phi d e की वैल्यू क्या होगा, ये हो गया phi e माइनस क्या होगा, phi d हो गया, करेक्ट। यहां पे ना आपको ना चेंज है ना, माइनस में मिल रहा है, माइनस का मतलब देखो ये माइनस आपको वैसे मिल रहा है, इसको ना डिक्रीज लेना है, डिक्रीज, समझ आ रहा है, नेगेटिव फ्लक्स का मतलब डिक्रीज लेना आपको, समझ आ रही बात। तो ये क्या हो गया, आपका जो फ्लक्स है ना डिक्रीजिंग, चलो ठीक है, अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये कितनी वैल्यू हो गई, phi e का वैल्यू क्या होगा, 0 हो गया, बराबर ना, ये 0 हो गया, -4 × 10⁻³ वेबर। तो यहाँ पे ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है डिक्रीज को। ग्राफ में प्लॉट करोगे तो माइनस साइन आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, तो -4 × 10⁻³ वेबर हो गया ये, दिस इज द डिक्रीजिंग फ्लक्स, दैट पॉइंट शुड बी क्लियर। अभी ईएमएफ को देख लेते हैं। तो जो ईएमएफ कौन सा है, डी टू ई पार्ट का है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, ईएमएफ का फॉर्मूला है d phi e/dt, और यहां पे क्या होगा, माइनस साइन, क्लियर। तो अब अगर ध्यान से देखोगे ये माइनस और पहले से जो माइनस है वो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली जब आप करंट निकालोगे कहां, डी टू ई पार्ट का, तो आपको करंट कितना मिलेगा, 2 × 10⁻² एम्पियर। मतलब ये जो कैलकुलेशन है ना, पूरे का पूरा यही कैलकुलेशन है, बट फर्क क्या है कि आपको यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू, जो डी फाई बीसी का वैल्यू था ना, वहां पे क्या मिला आपको, डी फाई ई के टर्म मिला, दैट इज माइनस। तो ये सारी वैल्यूज का ये माइनस है, तो क्या होगा, वहां पे प्लस मिलेगा, ये भी क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। बाकी कैलकुलेशन वैसे का वैसे ही है जैसा हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हमें ना ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए अभी स्पेस नहीं है और इन डेटास की मुझे रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करता हूं, यहीं पे प्लॉट करता हूं, ठीक है। अब ना ग्राफ प्लॉट करते टाइम में यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल। केयरफुल इन द सेंस क्या, वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहले तो आप कैलकुलेट करोगे टोटल कितना टाइम आपने लिया है इस सिचुएशन में, हाउ मच टाइम वी हैव टेकन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो हमने क्या किया, इट विल सी, ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, बट आई होप कि ये पूरा इंफॉर्मेशन ऐसा ही है। वहां पे फ्लक्स का वैल्यू माइनस में आएगा, जैसे यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू आपको प्लस में मिला है, वहां पे फ्लक्स का वैल्यू माइनस में आएगा। जैसे आपको यहाँ पे ईएमएफ माइनस में मिला, वहां पे ईएमएफ प्लस में मिलेगा। जैसे आपको यहाँ पे करंट माइनस में मिला, वहां पे करंट इसमें मिलेगा, प्लस में मिलेगा, दैट इज ओनली चेंज। सो अब ना ध्यान देना, यहाँ पे ए टू बी तक जाने के लिए कितना टाइम है, 3 सेकेंड्स, बी टू सी तक जाने के लिए 2 सेकेंड्स, तो 3 to 5 हो गया, और फिर सी टू डी जाने के लिए 6, 5 6 कितना होगा, 11 होगा, फिर लास्ट में कितना होगा, 2 सेकेंड्स, ठीक है। ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, सो 11 टू कितना होगा, 13। अब मुझे जब ग्राफ प्लॉट करना होगा तो मैं उतने टाइम फ्रेम को कंसिडर करके चलूंगा, है ना। तो एक मेरा ग्राफ है, ये किसका है, फ्लक्स का ग्राफ में प्लॉट करूंगा, ठीक है। जो दूसरा मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं, ये ग्राफ होगा ईएमएफ और इसका, ईएमएफ और टाइम का, और जो लास्ट ग्राफ होगा ये करंट और टाइम का लेंगे, ठीक है। सो अब इसको मैं ऐसे यहां पे ये मैंने कर दिया, ठीक है। यहां पे आपको ना ये अप एंड डाउन दोनों लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फ्रेम हम लेंगे। सेम थिंग फॉर द करंट, करंट के लिए भी हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फ्रेम लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको टिल्टेड वगैरह दिखेगा तो सॉरी फॉर दैट, आप एडजस्ट कर लेना, है ना। सो अब क्या हो गया, यहाँ पे हमने ले लिया है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है ऐसा, ठीक है। ये मैंने कंडीशंस लिया है, तो यहाँ पे टाइमिंग अगर आपको लेना हो तो ये 1 सेकेंड होगा, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड्स, ये 4 सेकेंड्स। अब क्या स्टोरी क्या है वो देख लेते हैं। चलो, फ्लक्स का जो वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू है फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू, तो फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू है 4 × 10⁻³ ठीक है। नेगेटिव फ्लक्स नहीं ले रहा, वो फ्लक्स को डिक्रीज बता रहा है, दैट इज डिक्रीजिंग। तो आप कहां से ले रहे हो ना, ये देखो, ये पॉइंट आप पॉइंट के हिसाब से ले लो ना, ये चेंजिंग फ्लक्स को नहीं, हमें ना डी और ई का देखो, डी और ई का, करेक्ट। तो ये जो पॉइंट होगा, देखो आप बहुत ध्यान से देखो ना, यू अंडरस्टैंड
कि ये बिगिनिंग 3 सेकेंड ए टू बी है, तो मैंने यहां पे ए मार्क किया है, ये बी मार्क कर दिया, ठीक है। फिर सेकेंड बी टू सी है, बी टू सी कितना 2 सेकेंड्स, ये पॉइंट को मैंने सी मार्क कर दिया, करेक्ट। और फिर सी टू डी है, डी कहां पे आ रहा है, डी आफ्टर 6 सेकेंड्स, तो लाइक ना 1 2 3 4 5 6 मतलब 11 सेकेंड्स, यहां पे आएगा डी, और जब ये 30 पहुंचेगा तो ये होगा ई, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो जो ए पे फ्लक्स है और बी पे फ्लक्स क्या है, व्हाट इज द फ्लक्स एट ए एंड फ्लक्स एट बी, फ्लक्स ए पे भी 0 है, बी पे भी 0 है, तो ये जो है यहां पे लाइन रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू मैं यहां इंडिकेट कर देता हूं, ये फ्लक्स का है नोटेशन, यहां पे मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू का 4 इंटू 10⁻³ वेबर, क्लियर। तो ये जो है यहां पे ये जो ग्राफ आएगा ये 0 आएगा, क्लियर, बिकॉज देयर इज नो फ्लक्स ऑन दिस। तो ए पे भी 0 है, बी पे भी 0 है, कोई इशू नहीं। फिर क्या होता है, एज यू कैन सी सेकेंड पार्ट के लिए, तो बी पे फ्लक्स क्या है, 0 है, बट व्हाट्स द फ्लक्स एट सी, 4 इंटू 10⁻³ है ना। तो अब क्या हो गया कि बी पे फ्लक्स तो 0 है, बट सी पे कितना है, सी पे 4 इंटू 10⁻³ यहां पे, तो ये क्या होगा, इट विल इंक्रीज लाइक दिस, करेक्ट। यहां पे ये पॉइंट आप नोटेशन के हिसाब से, समझने के हिसाब से यहां पे मार्क कर दो कि देखो सी पे आया, मतलब 5 सेकंड पे ये हो रहा है। अब क्या करना है, अब हमें आया सी टू डी पार्ट, सी टू डी पार्ट क्या हो गया, ये सी टू डी पार्ट, तो सी पे फ्लक्स क्या है 4 इंटू 10⁻³, डी पे फ्लक्स क्या है 4 इंटू 10⁻³। तो यहां पे देखो, अभी जगह का मैंने बताया इशू है करके आप एडजस्ट कर लेना प्लीज, ठीक है। सो ये पॉइंट हो गया। अब जो लास्ट पॉइंट है वो क्या हो गया, डी टू ई, डी टू ई क्या हो गया, फ्लक्स डी पे क्या 4 इंटू 10⁻³ दैट इज गिवन, और ई पे फ्लक्स क्या है 0 है, सो इट विल कम टू दिस वन, है ना। तो ये डिक्रीज इन फ्लक्स का नेगेटिव साइन, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। ये फाई वर्सेस टी का ग्राफ ये हो गया, गॉट इट। अब हमें आना है नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट के लिए भी वापस अगर देना है तो आप इसको पॉइंट ए, पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई अगर रिप्रेजेंट कर देते तो ठीक है। ये क्या है, ईएमएफ है, तो ईएमएफ का वैल्यू ना मैक्सिमम कितना है, ईएमएफ का वैल्यू फिल सी, तो ये पूरे पार्ट में सिंप्लीफाई किया तो ईएमएफ का वैल्यू आपको यहां पर मिल रहा है, तो ईएमएफ का वैल्यू क्या -2 इंटू 10⁻³ है, और यहां पे वही वैल्यू क्या होगा, +2 इंटू 10⁻³ है, तो आप यहां पे मार्क कर दो, ये ईएमएफ है, यहां पे मार्क कर दिया आपने, यहां पे मार्क कर दिया, तो बहुत जगह नहीं है, कंजस्टेड हो रहा है काफी, तो -2 इंटू +2 इंटू 10⁻³ और ये होगा -2 इंटू 10⁻³। सो व्हाट इज हैपनिंग टू द ईएमएफ फ्रॉम ए टू बी पार्ट, ए टू बी पार्ट का ईएमएफ 0 है, तो ए टू बी पार्ट में ईएमएफ 0 है, ए टू बी पार्ट में कोई ईएमएफ नहीं है, क्लियर। फिर क्या होगा बी टू सी पार्ट में, बी टू सी पार्ट में ईएमएफ कितना है, -2 इंटू 10⁻³ -2 इंटू 10⁻³ है ना, बी टू सी पार्ट में। सो बी से सी पार्ट तक में इतना है, तो बी टू सी पार्ट में देखो ये, तो बी टू सी पार्ट में ये इस तरीके से आएगा, क्लियर। तो ये बी टू सी पार्ट में ये हो गया ऐसा ग्राफ बना, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, सी टू डी पार्ट में देखो, सी टू डी पार्ट में यहां पे ईएमएफ क्या सी टू डी पार्ट में, दैट इज 0, तो सी टू डी तक ये 0 है, टिल सी टू डी इट इज 0, गॉट इट। अब क्या करते हैं, हम लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, लास्ट पॉइंट होगा डी टू ई, तो डी टू ई पार्ट में क्या होगा ईएमएफ, तो इसका उल्टा हो गया ना, जो इसका ईएमएफ है आपको नेगेटिव मिला है, तो इसका क्या मिला है, पॉजिटिव मिला है, तो पॉजिटिव 2 इंटू 10⁻³, तो ये डी टू ई पार्ट में 2 इंटू 10⁻³, तो ये यहां पे ऐसा, करेक्ट, वो पॉइंट, तो ये इस तरीके से ये ग्राफ मिलेगा आपका ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ, क्लियर। अब करंट का ले लेते हैं, तो करंट का जो है ना वैल्यूज भी वैसे ही है, मतलब ए टू बी वाले में 0 है ना, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट को हमने ए ले लिया है 3 पे, 5 पे बी, सॉरी ये तो बी हो गया हमारा, 3 पे बी है, 5 पे सी है, ये ए है, क्लियर। करंट की वैल्यू अगर आपको लेनी है तो करंट का वैल्यू कितना हमारा मैक्सिमम करंट की वैल्यू यहाँ पे जो मैक्सिमम ईएमएफ था -2 इंटू 10⁻³ था, ये -2 इंटू 10⁻², वहां पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +2 इंटू 10⁻², वो दिख नहीं रहा होगा, बट जब पहले हमने कैलकुलेशन किया था उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो ये क्या होगा, अगर दिख रहा होगा तो देन इट्स गुड, 2 इंटू 10⁻² एम्पियर, और ये बिलो लेंगे तो क्या होगा -2 इंटू 10⁻² एम्पियर, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ए टू बी पार्ट, सी टू डी पार्ट, और ये डी टू ई पार्ट, ठीक है। अब देख लेते हैं यहां पे क्या होगा, ए टू बी पार्ट में क्या करंट 0 है, ए टू बी पार्ट में पूरा ए टू बी तक करंट क्या है 0 है, कोई इशू नहीं। और फिर क्या होगा बी टू सी पार्ट, करंट फॉर बी टू सी पार्ट, बी टू सी पार्ट के करंट क्या है -2 इंटू 10⁻², तो यहां पे ये पार्ट के लिए क्या होगा, ये ऐसा,
-2 इंटू 10 टू पावर -2। फिर अभी आगे बढ़ेंगे तो क्या हो गया, फ्रॉम सी टू डी पार्ट, सी टू डी पार्ट में क्या हो गया, ईएमएफ का वैल्यू भी 0 था, करंट का वैल्यू भी 0 है सी टू डी पार्ट में। ये सी टू डी पार्ट तक यहां तक होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। तो जहां पे मैं 0 बता रहा हूं वहां पे अगर नहीं भी ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। और डी टू ई पार्ट देख लो, डी टू ई पार्ट में क्या होगा, प्लस है 2 इंटू 10 टू पावर -3 -2, ठीक है। तो ये ऐसा आ गया। तो दीज आर द ग्राफ्स फॉर फ्लक्स वर्सेस टाइम, ईएमएफ वर्सेस टाइम एंड देन करंट वर्सेस टाइम। यहां पे आप आई भी लिख दोगे तो बेटर होगा, आई वर्सेस टी। थोड़ा जगह नहीं है तो वो थोड़ा ना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। दिस क्वेश्चन इज प्रैक्टिकली बहुत सिंपल है, बट क्या होता है ना कि इतना लंबा क्वेश्चन है कि आपको ना समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। एक छोटा सा एरर आपको ना रॉन्ग आंसर की तरफ लीड करेगा। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर सॉल्विंग सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। आई होप व्हाटएवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड।